प्रिय छात्रों, मैं शरद कुमार मौर्य तुम्हारे समक्ष हिंदी की कक्षा लेकर उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा 11 की का पहला चैप्टर भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है इसका अध्ययन करेंगे। इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक युग के हिंदी साहित्य में आधुनिक युग के निर्माता हैं या प्रवर्तक हैं। उन्होंने हिंदी गद्य का आरंभ किया और इसीलिए हिंदी साहित्य में उनके योगदान को देखते हुए एक युग का नाम ही भारतेंदु युग पड़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी की लगभग सभी विधाओं में अपनी रचना प्रस्तुत किए। नाटक, निबंध, इतिहास, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, काव्य संग्रह, कविताएं, इन सब पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई और पत्र भी लिखे। इसके साथ साथ वो पत्रिकाओं का भी संपादन किए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इस तरह से भारतेंदु युग के प्रवर्तक हैं और हिंदी गद्य को के प्रारंभिक रचनाकारों में सर्वप्रमुख हैं। उन्होंने यह जो प्रस्तुत चैप्टर है भारत वर्षोन्नत कैसे हो, यह निबंध दिसंबर 1884 में ददरी के मेले में उनके द्वारा दिए गए एक भाषण का ही उनके द्वारा दिए गए एक भाषण को ही यहाँ उद्धृत किया गया है, लिखा गया है, प्रस्तुत किया गया है। यह वही भाषण है जो आपके यहाँ निबंध में ददरी के मेले में 1884 में उन्होंने एक भाषण दिया कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इस विषय पर भाषण दिया और वही भाषण यहाँ निबंध के रूप में आपके सम्मुख प्रस्तुत है। इस अध्याय को देखते हैं। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ भी हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला ही हो तो ये क्या नहीं कर सकते। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह के साथ एक स्थान पर देखते हैं। मेला है और जिस समय यह भाषण दिया जा रहा है 1884, उस समय स्वतंत्रता का आंदोलन अपनी सुसुप्तावस्था में था, या यूँ कहें कि एकदम प्रारंभिक अवस्था में था। स्वतंत्रता आंदोलन एकदम प्रारंभिक अवस्था में था। कांग्रेस की स्थापना से पहले का समय है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, उससे पहले का समय है। और देश में जो समझदार लोग थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे और देश के प्रति समर्पित लोग थे, वो जगह जगह अपने लोगों को जागरूक कर रहे थे। वैसी ही जागरूकता फैलाने की विचार इस निबंध में प्रदर्शित होता है। अब ऐसा समय जब भारत गुलाम है, लोगों के पास खेती और मजदूरी के अतिरिक्त कोई और व्यवसाय नहीं है। खेती में भी, किसानी में भी वो जितना अन्न उत्पादन करते हैं उसका आधा से ज़्यादा भाग अंग्रेज़ सरकार को कर के रूप में दे देते हैं, और जो उनके पास बच जाता है उससे वो 2 जून की रोटी साल भर की मुश्किल से बचा पाते हैं। उनके
भोजन भी इसी तरह से हैं। समझ सकते हैं कि जो 2 जून की रोटी मुश्किल से जुटा पाएगा तो उसका भोजन कैसा होगा। वस्त्र की स्थिति भी उनकी बड़ी दयनीय है, और मकान भी। तो भोजन, वस्त्र, मकान को वो तरस रहे हैं। ऐसे समय में शिक्षा की तो बात ही दूर है। सभी लोग शिक्षित नहीं हो सकते थे। कुछ संपन्न परिवार के लोग ही शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे, बाकी तो निरक्षर ही थे। तो ऐसे समय में जो व्यक्ति दिन रात मजदूरी करता है, अपने खेतों में काम करता है, और ददरी के मेले में इस तरह से लोग, प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ ये व्यवस्था है, ये परंपरा है, ये संस्कृति है हमारी कि मेले में सब लोग मेले के दिन सज धज के मेले में जाते हैं। छोटे बड़े, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चियां, लड़कियां सभी जाते हैं, और उसमें इस दुख भरे जीवन में मेला उनके लिए एक आनंद का विषय है, प्रसन्नता का विषय होता है। तो वही कह रहे हैं कि आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में इतने मनुष्य उत्साह के साथ इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि दुख ही उनके जीवन में सर्वत्र है और आनंद और उत्साह तो उनके जीवन में दिखता ही नहीं है। तो इतने लोग अगर उत्साह से इकट्ठा हुए हैं तो ये निश्चित रूप से आनंद की बात है। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ भी हो जाए वही बहुत है। यह दुर्भाग्यशाली देश है, और यहाँ के लोग भी कितने आलसी होते जा रहे हैं। और इसमें ये अगर इतने लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब चल नहीं सकती। रेल की गाड़ी, हिंदुस्तानियों को रेल की गाड़ी कहा। रेल की गाड़ी की विशेषता है कि उसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास जैसे बहुत से डिब्बे लगे होते हैं। कहने का मतलब, इन विविध तरह के डिब्बों का तात्पर्य कहने का मतलब यह है कि एक विलासितापूर्ण डिब्बा होता है या आनंद सुखपूर्ण डिब्बा होता है, जिसमें जो एसी लगी होती है, फर्स्ट सोने बैठने की सारी व्यवस्था होती है। और एक ऐसा होता है जनरल डिब्बा जिसमें गरीब क्लास के लोग बैठते हैं, एक दूसरे पर चढ़े रहते हैं, भीड़ होती है। इस तरह से, उसी तरह से तो रेल में इस तरह के विविध तरह के डिब्बे हैं। महिलाओं के लिए अलग हैं, विकलांगों के लिए अलग हैं, या इस तरह से उच्च वर्ग के लिए अलग हैं, सुख सुविधाओं संपन्न डिब्बे अलग हैं, और सामान्य डिब्बे जिसको वो अलग हैं। इसी तरह से भारतीय हुई हैं। रेल की गाड़ी के डिब्बे कहा, क्यों कहा? क्योंकि भारत में भी मजदूर हैं, किसान हैं, गरीब हैं, और उसी में अशिक्षित हैं, उसी में इस भारतीय लोगों में भी उच्च वर्ग के लोग हैं, सुविधा संपन्न लोग हैं, अय्याशी करने वाले विलासी लोग भी हैं, और सामर्थ्यवान लोग भी हैं। लेकिन ये सब बिना, जिस तरह से रेल में तरह तरह के डिब्बे होने के बावजूद भी, उच्च वर्ग सुविधा संपन्न से लेकर के साधारण डिब्बे होने के बाद भी रेल बिना इंजन के चल नहीं सकती, उसी तरह से ये भारतीय विविध धर्मों में बंटे हुए, विविध जातियों में बंटे हुए, विविध आय वर्ग के, विविध तरीके के गरीब, किसान, मजदूर, उच्च वर्ग, शिक्षित, जागरूक, सामर्थ्यवान, तरह तरह के होते हुए भी ये बिना किसी एक नायक के, बिना किसी एक नेता के, बिना किसी प्रेरणा स्रोत के, ऐसे व्यक्ति के कि जो इन लोगों को एकजुट करके एक दिशा में लेके जाए, बिना किसी ऐसे नेता के ये चल नहीं सकते। फिर वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को चलाने वाला तो क्या नहीं कर सकते। अगर इस तरह का कोई एक व्यक्ति, ऐसा कोई नेता इनको मिल जाए तो ये क्या नहीं कर सकते, अर्थात ये सब कुछ कर सकते हैं। इनसे इतना कह दीजिए कि का चुप साध रहा बलवाना, फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसा याद आता है। जिस तरह से हनुमान जी
जब समुद्र पार करके लंका जाने की बात आई तो वानरों के बीच कोई तैयार नहीं हुआ। तो जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का एहसास दिलाया कि आप तो सूर्य तक को निगल गए थे, भाई आपको इस समुद्र को लागने में कहाँ कितनी सामर्थ्य लगने वाली है, आपके लिए तो ये बहुत छोटी बात है, आप तो बड़े शक्तिमान हैं। तो जब उन्होंने हनुमान को उनकी शक्ति संपन्न होने का आभास दिलाया तो हनुमान जी को अपनी शक्ति का आभास हुआ और वो समुद्र लांघ गए, सीता की खोज किए। उसी तरह से का चुप साधि रहा बलवाना, अर्थात हे बलवान तुम क्यों चुप हो, तुम सर्वशक्तिमान हो या तुम शक्तिमान हो, तुम तो यह कार्य आसानी से कर सकते हो, तो तुम क्यों चुप हो। तो हनुमान जी को अपनी शक्ति का शक्ति का आभास हुआ और अपनी शक्ति की याद आई और उन्होंने वो कार्य कर दिखाया। उसी तरह से इन भारतीयों को भी अपनी शक्ति का आभास कराना पड़ता है। और तब ये देखिए ये क्या नहीं कर सकते हैं, अर्थात ये सब कुछ कर सकते हैं। अब सो बल उनको कौन याद दिलावे और यह बल उनको कौन याद दिलाए।